Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 11th चैप्टर जर्नल एंट्री हमने पढ़ना यहाँ शुरू कर दिया था और जर्नल एंट्रीज की हमारे यहाँ पर 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम लोग अपने चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, जर्नल एंट्री ये चैप्टर आपका क्या है और आप इसमें क्या पढ़ते हैं, और वहीं पर मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस के डेली के ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करके रखा जाता है अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो रूल्स यहाँ पर 3 होते हैं, जिसमें से हम लोग 2 रूल के बारे में पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको तीसरा रूल यानी कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो आपके रूल है आज उसको मैं आपको बताने वाला हूं, और फिर उसके कुछ ट्रांजेक्शन्स भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। जल्दी से पहले तो आप लोग जरा क्वेश्चन को नोट करिए। नोट कर लिया? चलिए बच्चों, आपको समझ में आया मैंने आपसे अभी क्या बताया कि हमारे बिजनेस में जो डेली लेन देन होते हैं, जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कुछ खरीदना बेचना, किसी तरह की इनकम, किसी तरह का एक्सपेंस, किसी तरह का फायदा, किसी तरह का नुकसान, ये जो लेन देन होते रहते हैं ना, किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, ठीक है, इन सारे लेन देनों को पहले तो ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें नोट डाउन करके रखना होता है, क्योंकि हमें एक दिन देखना होता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। जब आपने खर्चे और इनकम आपको पता होंगे तभी आप अपने बिजनेस का फायदा या नुकसान हुआ ये पता लगा पाएंगे। तो इन सारे लेन देन ट्रांजेक्शन्स को, अच्छा इन सारे लेन देनों को मैं बार बार ट्रांजेक्शन शब्द यूज करूंगा। ठीक है। तो सारे ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करके रखना होता है, लेकिन वहाँ अपनी लैंग्वेज नहीं चलती है, बल्कि बिजनेस में सारे लेन देनों को जब हम अकाउंट्स के अंडर नोट डाउन करके रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देनों को डेली एक सीक्वेंस में जैसे जैसे हो रहे हैं उनको जब नोट डाउन करने के लिए हमें अकाउंटिंग रूल्स की जरूरत है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक आपका रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, और इसी से रिलेटेड आपके कुछ रूल्स भी हैं। ठीक है। तो ये जो रूल्स आपके लिखे हुए हैं ना, ये जो रूल्स आपके होते हैं, मतलब आपके रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो आपके रूल्स होते हैं, ये रूल्स हैं जो आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन यानी हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उनको अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग कैसे नोट डाउन करके रखे, ये सिखाते हैं हमको ये रूल्स। ठीक है बच्चों। तो जहां पर हमने अभी देखिए 2 रूल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मैंने आपको रियल अकाउंट का जो रूल है उसके बारे में बताया, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उसके बारे में बताया, और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के रूल्स। ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग हम किस तरह के लेन देन नोट डाउन करके रखते हैं और कैसे नोट डाउन करके रखते हैं वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन करवाई, तो जल्दी से उन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसके पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस बात का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है पाने वाले को डेबिट में, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट में, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट में, पाने वाले को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इस तरह का रूल क्यों बना हुआ है? ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आपके रूल है। ठीक है। यानी पर्सन से रिलेटेड आपका रूल है। ठीक है। जब हम बिजनेस में किसी तरह की लेन देन कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हमें पर्सन्स के नाम लिखने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसी से रिलेटेड, अब वो किस तरह के लेन देन होते हैं जहाँ पर्सन के नाम लिखने की जरूरत पड़ जाती है, जो लेन देन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है। तो किस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको पूरा समझाऊंगा अभी, बट आप यहाँ पर ऐसे समझिए अभी मोटा मोटा। डेबिट द रिसीवर का मतलब हो गया पाने वाले को डेबिट में, क्रेडिट द गिवर का मतलब हो गया देने वाले को क्रेडिट। ठीक है। अब ये कौन पाने वाला है, क्या पाने वाला है, ठीक है, कौन देने वाला है, क्या देने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें जब ट्रांजेक्शन्स आपके सामने आएंगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से जरा मैंने आपको जो क्वेश्चन नोट कराया है, जरा पहली ट्रांजेक्शन पे अगर हम लोग ध्यान दें, पहली ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखी हुई है। बच्चों लिखा हुआ है 3 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या लिखा है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर इस पर कैसे रूल फॉलो होगा और क्या क्या रूल फॉलो होंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यानी हमने राम से बिजनेस का गुड्स परचेज किया है। और बच्चों मैंने जब भी गुड्स लिखा हो तो मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब होता है। बिजनेस का वो प्रोडक्ट जिसे एक बिजनेसमैन बेचकर पैसे कमाना चाहता है। जैसे एक फर्नीचर की दुकान में सोफा सेट, कुर्सी, चेयर, ये सारी चीज़ें हो गई ना। वैसे एक स्टेशनरी की दुकान में पेन, पेंसिल, इरेजर, रजिस्टर, बुक्स, ये सारी चीज़ें हो गई। उसी तरह से हर बिजनेस का एक अपना स्टॉक होता है, एक अपना प्रोडक्ट होता है जिसको बेच के वो अपने बिजनेस की अर्निंग कर रहा होता है। तो उसी के लिए वही जो स्टॉक है ना, वही जो उसी के लिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है गुड्स। ठीक है। बात समझ रहे हैं? जब भी कभी मैं गुड्स की बात करूँ तो याद रखिएगा कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जिस सामान को बेच के पैसा कमाता है, ये उसकी बात हो रही है, उस सामान की बात हो रही है गुड्स के लिए। ठीक है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो बच्चों इस बात का क्या मतलब है कि बिजनेस में राम से सामान खरीदा गया है।
बिजनेस जो है, जो बिजनेस है, उस बिजनेस ने किसी राम से सामान खरीदा हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि सर राम से सामान खरीदा है, तो ये तो एक परचेजिंग का ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि पिछली क्लासेज आपने पढ़ रखी है इस तरह के ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट बच्चों एक चीज़ में आपको ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी बिजनेस में कोई परचेज या सेल किया जाता है और उस केस में अगर किसी का नाम आ जाता है और कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक उधार लेन देन है। मतलब ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। मतलब नाम भी आया है और नकद खरीदा गया ये बताया जा रहा है, तभी आप इसको नकद मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। अगर नाम आ जाता है किसी पर्सन का, अगर नाम आ जाता है, ठीक है, लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है या बाय चेक नहीं लिखा हुआ है, मतलब पैसा हमको कैश में मिल सकता है, बैंक के थ्रू भी मिल सकता है, कोई पेमेंट कर सकता है, मीन्स कैश ट्रांजेक्शन की बात अगर नहीं लिखी हुई, चाहे वो पैसे के लेकर हो या फिर चेक के थ्रू हो, ठीक है, या बैंक के थ्रू हो या कैश के थ्रू हो, अगर ये बात नहीं लिखी हुई है और किसी का नाम आ गया है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एक उधार लेन देन माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको जल्दी समझा देता हूँ कि हमारे बिजनेस में अगर कोई सेल या परचेज हुआ है, ठीक है, और सेल परचेज जिससे भी हुआ है उसका नाम दे रखा है, लेकिन कैश या चेक या नकद लेन देन का कोई वहाँ पर बात नहीं की गई है, जैसे मान लो कैश में भी खरीदा जा सकता है, चेक के थ्रू भी हो सकता है, बैंक के थ्रू भी पेमेंट हो सकता है या लिया जा सकता है, ये बात अगर नहीं लिखी है पेमेंट के बारे में कि नकद लेन देन है, तो हम उसे क्या मानते हैं कि वो एक उधार लेन देन, मतलब नाम आ जाए और कैश ट्रांजेक्शन की बात ना लिखी हो, तो हम क्या मानते हैं कि एक उधार लेन देन। बात समझे आप? जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है, बस इतना ही लिखा हुआ है, फॉर कैश या बाय चेक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक उधार लेन देन है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब हमको इसकी एंट्री करनी है, तो बच्चों जब आप इसकी एंट्री करने आएंगे ना, तो आप कहेंगे सर इसकी एंट्री तो हम कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आपने पिछली क्लास में समझा रखा है कि जब गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज करना नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है, उसके रूल्स के अंडर आता है कि परचेजिंग को एक एक्सपेंस माना जाता है, नॉमिनल अकाउंट माना जाता है, ठीक है। और परचेज को नॉमिनल अकाउंट के अंडर एक एक्सपेंस मानते हुए, क्योंकि हम सामान खरीदेंगे तो हमारे ऊपर एक्सपेंस का बर्डन आ रहा है, ठीक है, और परचेज को, गुड्स परचेज को नॉमिनल अकाउंट के अंडर एक्सपेंस मानते हुए इसे कहाँ लिख दोगे आप, डेबिट में लिख दोगे, ये तो आपने पिछली क्लास में समझा हुआ है, ठीक है। तो परचेज को हम लोग कहाँ लिख देंगे बच्चों, डेबिट में, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना परचेज किया गया है, 20,000 का। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, सिर्फ मैं आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन करना सिखा रहा हूँ। और यदि हमारे ऊपर कोई एक्सपेंस का बर्डन आया है तो फिर हम क्या करते हैं, बदले में हम पेमेंट कर रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा होता है। और जब हमारे पास बच्चों देखिए, किसी भी तरह के लेन देन में ना कम से कम हमको दो बातें रिकॉर्ड करनी होती है, इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। किसी भी तरह का लेन देन जो होता है वो हमें पूरा तभी समझ में आता है जब उससे रिलेट कम से कम हम दो बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने सामान खरीदा किसी से, ठीक है, तो बदले में क्या हमने पैसा दिया, ये भी हमें पता होगा, तब हमें पूरा लेन देन समझ में आएगा। और अगर पैसा नहीं दिया तो ये उधार है, तो किससे खरीदा गया है, ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। सामान खरीदा, बदले में पैसा दिया, दोनों बातें पता है तो हमें एक लेन देन पूरा समझ में आ रहा है कि सामान खरीदा गया और पैसे देके खत्म हो गया हमारा ट्रांजेक्शन, ठीक है। और या फिर अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हमें पैसे बाद में देने पड़ेंगे, तो हमें किसको देने पड़ेंगे, उस व्यक्ति का नाम हमें पता होना चाहिए जिसने हमने सामान खरीदा है। तो यहाँ पर दो दो बातें या डबल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, परचेजिंग और किससे हमने सामान खरीदा है वो, अगर एक उधार ट्रांजेक्शन, उधार लेन देन है तो, ठीक है। तो किसी भी लेन देन के कम से कम दो एस्पेक्ट्स होते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन कम से कम दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उस ट्रांजेक्शन का पूरा मामला समझ में आता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था, ठीक है। तो डबल एस्पेक्ट्स हमेशा रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको समझाया। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा है, तो बदले में फिर क्या होता है, हमने पैसा दे दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके डबल एस्पेक्ट्स, ठीक है। लेकिन सोच के देखिए, अगर हमने पैसा नहीं दिया, क्योंकि कई बार हम बिजनेस में सामान कैसे खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं भाई, हमेशा नकद तो नहीं खरीदेंगे, हमेशा कैश में तो हम ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं, क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, उधार भी हम खरीद सकते हैं। जब हमने उधार खरीदा होगा तो जो इस लेन देन का जो दूसरा एस्पेक्ट है, मतलब कैश पे करना, वो तो हुआ नहीं है यहाँ पर, तो क्या हम क्रेडिट को बच्चों यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि मैंने कहा किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स तो हो ही सकते हैं। अगर हमने सामान उधार खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि वो सामान हमको किसने दे रखा हुआ है, हमने किससे परचेज कर रखा है, क्योंकि भविष्य में हम पैसा किसको वापस करने जाएंगे फिर, ठीक है। और इसीलिए आपका बच्चों यहाँ पर पर्सनल रूल बना हुआ है। पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, मतलब पाने वाले को डेबिट में लिखा जाएगा, जबकि देने वाले को क्रेडिट में लिखा जाएगा। और यहाँ पर हमने सामान तो खरीद लिया है, लेकिन बच्चों हमने यहाँ पर भी पैसा नहीं दिया हुआ है, हमने उधार खरीदा है, तो हमें यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये सामान हमको किसने दिया होगा। और इसीलिए यहाँ पर रूल बना हुआ है, जब भी कभी कोई क्रेडिट परचेज होती है
तो हम पैसा नहीं दे रहे होते हैं, उस समय हमको याद रखना होता है कि वो सामान हमें किसने दिया होगा या हमने किससे परचेजिंग की है, वो देने वाला आखिर है कौन। ठीक है, तो जब भी कभी कैश कोई कोई उधार लेन देन है ना, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, तो हमें किसी ने ये सामान दे रखा है तो देने वाले का नाम क्रेडिट में, इसी के लिए यहाँ पर रूल बना हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर मतलब देने वाले को कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट में लिखोगे। किसके लिए है, पर्सनल अकाउंट के, मतलब पर्सन से रिलेटेड, यहाँ पर्सन की बात होगी। ठीक है, पर्सन है जो वो, तो हमने किससे सामान खरीदा था, हमने खरीदा था राम से, तो देने वाले बच्चों कौन होगा यहाँ पर, राम। ठीक है, नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद ही हम अकाउंट लिख सकते हैं, अगर एपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगा रहे हैं तो हम अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप नरेशन में लिख दोगे गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ठीक है, नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ओरली बता दूंगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों कि यहाँ पर क्रेडिट द गिवर क्यों आपका रूल बना हुआ है। ये रूल आपका इसलिए बना हुआ है कि बिजनेस में कई सारे लेन देन होंगे जो नकद ना होकर उधार होंगे, और उस समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किसको पैसा देना है या किससे पैसा भी लेना है। किससे पैसा लेने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मान लीजिए हमने किसी को सामान बेचा उधार, तो हमें भविष्य में उससे पैसा लेना है भी। ठीक है, तो वो सामान किसने पाया है, पाने वाला कौन है, उस पाने वाले का नाम हमको याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटा ये है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है ना, ये बच्चों मेनली कई बार ऐसे होता है कि बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन जो है, मान लीजिए उधार चल रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट पे चल रहे हैं, तो उनमें आपका ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है, वो पर्सन से रिलेट हो रहे होते हैं, वो होते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो उनके लिए आपका ये रूल काम आता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बच्चों अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन जरा देखते हैं क्या हुआ है आपके क्वेश्चन में बच्चों, लिखा हुआ है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, गुड्स सोल्ड टू श्याम 10,000 रुपये, मतलब कि हमने श्याम को सामान, गुड्स यानी हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट, ठीक है, हमने श्याम को सामान बेचा है। कितने का सामान हमने बेचा है बच्चों, 10,000 रुपये का सामान हमने बेचा है श्याम को। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी गुड्स सेल या परचेज किए जाएंगे तो फॉर कैश या बाय बैंक या बाय चेक लिखा होना चाहिए, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा लेन देन उधार ना होके नकद में हुआ, मतलब पैसे का लेन देन हो चुका है। लेकिन अगर फॉर कैश, बाय चेक, बाय बैंक, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई है, मतलब बैंक के थ्रू भी पेमेंट नहीं हुआ है, कैश के थ्रू पेमेंट नहीं हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और किसी का नाम आ जाता है, तो उस ट्रांजेक्शन को आप क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, मतलब ये लेन देन जो है ये उधार हुआ है। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है गुड्स सोल्ड टू श्याम, बस इतनी बात है। ठीक है, और जो अमाउंट लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि पैसा हमको मिल रहा है, वो बताया जा रहा है उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है। ठीक है, बट उसका पैसा अभी तक लेन देन नहीं हुआ है, मतलब पैसा अभी तक नहीं दिया गया, तो ये क्या है, आपका एक क्रेडिट सेल है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का या पर्सनल अकाउंट आ जाता है, किसी पर्सन का नाम आ जाता है, लेकिन कैश की कोई बात नहीं लिखी हुई है, मतलब कैश में लेन देन हुआ है या चेक से लेन देन हुआ, मतलब पैसे के लेन देन की बात नहीं लिखी हुई है और किसी पर्सन का नाम आ जाता है, तो वो ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार लेन देन माना जाता है। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि अगर हमने सामान बेचा हुआ है, ठीक है, और शाम को उधार पैसे नहीं मिले, ये है ट्रांजेक्शन आपका। ठीक है, हमने शाम को सामान उधार बेचा है और पैसे अभी तक नहीं मिले, ये है उधार। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसकी एंट्री तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि पिछली क्लास तो हमने देखी हुई है। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग कोई सामान किसी को बेच रहे होते हैं तो ये बेचना जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, सेल जो होती है हमारी क्या होती है, हमारी इनकम बना रही होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन के कम से कम डबल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें उस ट्रांजेक्शन को पूरा पूरा समझा रहे होते हैं। यहाँ दोनों वो बातें क्या है कि हमने किसी को सामान बेचा है तो दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था। अगर पैसा नहीं मिल रहा है हमको तो हमें ये याद रखना है कि हमने सामान फिर बेचा किसको है, पाने वाला कौन है, क्योंकि भविष्य में तो हमको पैसा लेना ही है। तो किसी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के इस तरह के ट्रांजेक्शन के डबल एस्पेक्ट्स क्या हो रहे हैं कि हमने उसको सामान बेचा है और अगर कैश नहीं मिला तो सामान पाया किसने, पाने वाला कौन, क्योंकि हम उसका नाम यदि लिख लेंगे तो भविष्य में हमें याद रहेगा हमें किससे पैसा लेना है। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर सेल क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि पिछली क्लास में आपने बताया था कि जब भी हम सेल करते हैं तो ये हमारी इनकम होती है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। सेल जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है और उस पर तुरंत सर ये रूल फॉलो होने लगता है नॉमिनल अकाउंट पे कि अगर वो फ़ायदा है तो क्रेडिट में, नुकसान है तो डेबिट में। और सेल जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, सेल जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है, ठीक है, वो क्या है, हमारा फ़ायदा है। और नॉमिनल अकाउंट जब फ़ायदा होता है तो फ़ायदा होने के नाते उसको फ़ायदा, इनकम या गेन होने के नाते कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। ठीक है, तो बच्चों सेल आपका यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। कितने का सामान बेचा गया है, 10,000 का। ठीक है, और जब आपने सेल किया है तो इसका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए था भाई, पैसा हमको मिल जाना चाहिए था और कैश हमारे पास आता, तो आने वाला कैश कहाँ लिखा जाता है, रियल रूल के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के अंडर कहाँ लिखा जाता है, आने वाला कैश डेबिट में लिखा जाता है। लेकिन अगर पैसे हमको ना मिले हों
तब हमको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा भाई कि सामान हमने किसको बेच दिया है, पैसा नहीं मिला, सामान हमने किसको बेच दिया है, वो सामान पाने वाला कौन है भाई, भविष्य में पैसा वापस लेना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, जब भी कोई उधार लेन देन होता है ना, तब हमें ज़रूरत पड़ती है पर्सन्स के नाम वहाँ पर लिखने की, क्योंकि हमको भविष्य में या तो पैसा लेना पड़ सकता है या देना पड़ सकता है, तो हम उन व्यक्तियों का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है, जिनके प्रति हम लाइबल हैं या जो हमारे प्रति लाइबल है, ठीक है, उनकी हमके नाम की हमको ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए आपका पर्सन्स के नाम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपका पर्सनल अकाउंट उन्हें कहते हैं, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट ये कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मीन्स जब आपने किसी को सामान बेचा होगा, पैसे नहीं मिले होंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पाने वाला व्यक्ति कौन था, और पाने वाले व्यक्ति को डेबिट द रिसीवर, पाने वाले व्यक्ति को कहाँ लिखना है, डेबिट में, ठीक है। तो हमने सामान बच्चों यहाँ किसको बेचा था, श्याम को। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बस आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, साथ साथ पढ़ना है अच्छे से। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी बच्चों। अभी मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ ना, तो अब मैं आपको हर क्लास में भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना हो सके उस पर डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हमारे ये 3 रूल कंप्लीट होंगे, कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे जिस पर ये 3 रूल अप्लाई हो रहे होंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पीड में और जल्दी जल्दी चलेंगे। लेकिन बच्चों स्पीड की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपको चीज़ें समझने की, ठीक है। तो मैं जितना धीरे पढ़ाऊँ, जितना डिटेल में आपको लेके जाऊँ, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रांजेक्शन हो गई। उसके बाद हम लोग ज़रा देखते हैं अगली ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। अगली ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश 20,000 रुपीज़। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि हमने राम से सामान खरीदा है फॉर कैश। मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई गुड्स का बिजनेस में किसी चीज़ का सेल या परचेज हो, ठीक है, और अगर किसी का नाम आ जाए जिससे सेल परचेज रिलेट कर रहा है या जिससे कर रहे हैं हम सेल परचेज, अगर उसका नाम आ जाए और कैश या बैंक ना लिखा हो, मतलब पेमेंट के बारे में ना लिखा हो, तो हम लोग उसे क्या मानते हैं कि ये उधार लेन देन हुआ है। लेकिन अगर लिखा हो तो क्या मानते हैं, फिर ये नकद लेन देन हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, मतलब हमने राम से सामान खरीदा और पैसे का लेन देन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन जो हुआ है, मतलब हमने सामान खरीदा और पैसे दे दिए। इसे बच्चों आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो बच्चों आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि परचेज जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है भाई, अगर वो नुकसान या एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। तो परचेजिंग आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के अंडर वो क्या है, आपका एक एक्सपेंस आपके ऊपर बना रहा है, ठीक है। परचेजिंग हमारे ऊपर क्या बना रहा है, एक्सपेंस बना रहा है। तो वो एक्सपेंस होने के नाते नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है, एक्सपेंसेस हैं अगर वो, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। अगर वो इनकम दिखा रहे हैं तो उनको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट अगर एक्सपेंस या लॉस के तरीके से तो वो डेबिट में आते हैं, इनकम या गेन के तरीके से तो क्रेडिट में आते हैं, ठीक है। और परचेजिंग हमारे लिए एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट तो है ही, एक्सपेंस होने के नाते बच्चों कहाँ आता है, डेबिट में आता है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट में आ जाएगा। अमाउंट आपके क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों, 20,000 दिया हुआ, ठीक है। तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट एक एक्सपेंस होने के नाते डेबिट में आ जाता है। तो मैंने कहा किसी भी लेन देन के कम से कम 2 ऐसी बातें होती हैं जो हम कंप्लीट हमें पता चलती, ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी बात बताती हैं। अगर हमने सामान खरीदा तो फिर बदले में हमने पैसे दिए या नहीं दिए, दूसरा डबल एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हमने पैसे दे दिए, तो अभी हमको वो भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री से पहले आपका एक चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। मैंने डायरेक्ट में जर्नल एंट्री पर भी आ गया हूँ, तो वो एक थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। उसमें जर्नल के रूल्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है, बट मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। जब मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो आपको थ्योरी बहुत क्लियरली समझाऊंगा सारी चीज़, ठीक है। बट अभी आप जितना पढ़ रहे हैं उससे भी आप अपने क्वेश्चंस को कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट तो होते हैं भाई। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो बदले में हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और यदि कैश हमारे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट है ये, और रियल अकाउंट के अंडर क्या कहा जाता है, यदि बिजनेस से कैश जाता है या एसेट जाती है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। और हमारे बिजनेस से तो कैश जा रहा है, और जाने वाले कैश को रियल अकाउंट के अंडर कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। रियल अकाउंट बच्चों क्या कहता है, रियल अकाउंट क्या कहता है कि अगर बिजनेस से कैश जाएगा तो क्रेडिट है, बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट है। और परचेसिंग की वजह से बिजनेस से कैश जा रहा है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जब कैश जाता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, इसलिए यहाँ पर इसको क्रेडिट में लिखा गया। इस पर रियल अकाउंट फॉलो हो रहा है, ठीक है, रूल, और इस पर आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। बात समझे। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अगर ट्रांजेक्शन में उनको किसी का नाम लिखा दिख गया तो तुरंत उसका नाम लिखने लगते हैं ट्रांजेक्शन में। बच्चों हमें नाम की ज़रूरत लिखने की तब है
जब हम किसी के प्रति लाइबल हो रहे हैं या कोई हमारे प्रति लाइबल हो रहा है, तब हमें लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं, हमारा ट्रांजेक्शन तो कैश में ही हो रहा है ना, फिर हमें नाम की क्या ही जरूरत है किसी के लिखने की, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट आपका रूल इसीलिए बना हुआ है, ठीक है। आप सोचिए ना कि बिजनेस में कोई लेन देन हो रहा है, ठीक है, किसी से, हमें उसकी नाम की जरूरत क्यों है लिखने की, हमें तो अपने बिजनेस के खर्चे और ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। वो तब होता है कि जब हमारी किसी के प्रति लाइबिलिटी बन रही है, किसी की हमारे प्रति लाइबिलिटी बन रही है, बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, वैसी वाली कंडीशन में। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आइए जल्दी से। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, गुड सोल्ड टू श्याम फॉर कैश, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमने श्याम को सामान बेचा और पैसे हमारे हो गए, पैसे भी मतलब नकद लेन देन हुआ है, ठीक है। सामान हमने बेचा और पैसे हमको मिल गए, ये भी एक कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम सामान बेच रहे हैं तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंडर इनकम है, और इनकम होने के नाते सेल हमारी जो इनकम है वो कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। सेल आपकी क्या है, इनकम, तो ये कहाँ आएगी, क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है। और सेल की वजह से सर कैश तो हमें मिल रहा है, तो आने वाला कैश हो गया ये, और आने वाला कैश कहाँ लिखा जाता है भाई, डेबिट में लिखा जाता है। यहाँ पर आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। कैश का आना किसके अकॉर्डिंग है, रियल अकाउंट के अंडर है। तो कितना अमाउंट दे रखा है, 10,000। तो बच्चों यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, गुड सोल्ड फॉर कैश। बात समझ गए, ठीक है। चलिए जल्दी से आपको दो और इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पर समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा सा कंप्लीट करके मतलब रोकते हैं क्लास को, है ना। तो बच्चों देखिए अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न टू राम 3,000 रुपये। इस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब बच्चों, परचेज रिटर्न आखिर होता क्या है, बहुत आसान है बच्चों। जब कोई सामान हम खरीदे होते हैं ना, तो किसी भी रीज़न से हमें वो सामान वापस करना है। रीज़न कोई भी हो सकता है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें। हो सकता है हमने एक्स्ट्रा खरीद लिया, हो सकता है हमको अब वो डैमेज लग रहा है, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है, खरीदे हुए सामान को हम कई बार वापस कर रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की भी लेन देन होते हैं भाई, इन्हें भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा सर इस पे हमारे तीनों में से कौन सा अकाउंट और कौन से रूल फॉलो होने चाहिए, किस अकाउंट के रूल फॉलो होने चाहिए। तो बच्चों याद रखिएगा, जो आपकी थ्योरी एंड बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है, परचेज रिटर्न जो है ना, उसको क्या माना गया है, उसको नॉमिनल अकाउंट का फ़ायदा माना गया है। मैं आपको समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, ठीक है। बच्चों ये देखिए, मान लीजिए कि खरीदे हुए सामान को आप वापस करने जा रहे हो, खरीदे हुए सामान को आप वापस करने जा रहे हो। बताइए इससे आपका कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है, आपको अभी सर बिल्कुल फ़ायदा महसूस हो रहा है एक तरीके का हमको। जब हम खरीदे हुए सामान को वापस करने जाएंगे, या तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे हमको, ठीक है। और यदि हमने उसको कभी उधार खरीदा था और अब वापस करने जा रहे हैं, तो अब हमको आगे भविष्य में उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। बात समझे आप, यदि आपने कभी कोई सामान खरीदा था और पैसे दे दिए थे, और आप उसको वापस करने जा रहे हैं जिसे परचेज रिटर्न में, तो पैसे वापस मिल जाएंगे, एक वो फ़ायदा है, वो उस तरह से फ़ायदा हुआ। या फिर मान लीजिए आपने कभी उधार खरीदा था और अब वापस करने जा रहे हैं, तो भाई उधार खरीदे थे तो आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ी थी, किसी को पैसा देना है, ठीक है। और जब सामान आप वापस करने जा रहे हो, तब आपको पैसा देने वाला बर्डन आपका खत्म हो रहा है, मतलब आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो बच्चों पैसा आपको वापस मिल जाए या आप परचेज रिटर्न के थ्रू, आपके एक्सपेंसेस कुल मिला के डिक्रीज हो रहे होते हैं। परचेज रिटर्न की वजह से आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे होते हैं। और बच्चों जब एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो ये हमारा एक तरह से फ़ायदे की कैटेगरी में आ जाता है, और इस वजह से परचेज रिटर्न को एक फ़ायदा नॉमिनल अकाउंट के अंडर लेते हुए कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में, ठीक है। परचेज रिटर्न में हमारे पास से सामान जाता ज़रूर है, लेकिन जाने वाले को क्रेडिट में लिखा जा रहा है, इस पे वो रियल अकाउंट वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर रहा है, और एक्सपेंसेस को डिक्रीज होना या हमारा इनकम होना एक ही, समझ रहे ना, एक ही चीज़ है ना, एक्सपेंसेस का कम होना। तो इसीलिए एक्सपेंसेस का डिक्रीज होना हमारे फ़ायदे की कैटेगरी में आ जाता है, और इस वजह से परचेज रिटर्न जो है हमारा, वो नॉमिनल अकाउंट का इनकम के तरीके से उसको देखा जाता है, ठीक है, फ़ायदे के तरीके से देखा जाता है। और परचेज रिटर्न को फ़ायदे के तरीके से देखते हुए नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हुए ये कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, ठीक है बच्चों। तो परचेज रिटर्न जो है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PR, ठीक है। परचेज रिटर्न आपका कहाँ आता है, क्रेडिट में आ जाता है। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापसी होके सामान बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। परचेज रिटर्न बच्चों कितने का हुआ, यहाँ पर 3,000 का हुआ, ठीक है। अब जब आप सामान वापस करने जाएंगे तो या तो आपको बदले में पैसा वापस मिल जाएगा, अगर आपने सामान जब खरीदा था पैसा देकर आए थे और वापस करने जा रहे हो तो पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन सोचिए जब आपने खरीदा था
तब आप उधार खरीदे थे, जब सामान वापस करने जाओगे तो पैसा थोड़ी वापस मिलेगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि परचेज रिटर्न फॉर कैश है या नहीं, मतलब परचेज रिटर्न अगर फॉर कैश लिखा हुआ है तो मतलब सामान वापस करते वक्त आपका पैसा वापस मिल रहा है। इस बात का ये मतलब है कि जब आपने कभी खरीदा था तो आप पैसा देकर आए थे, इसीलिए वापसी के वक्त आपको पैसा वापस मिल रहा है, ठीक है, बात समझे। लेकिन अगर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम खाली सामान वापस करके आए हैं और पैसा वापस नहीं मिल रहा है। रीजन ये है कि हमने कभी जब खरीदा तो उधार ही खरीदा होगा, ठीक है, इसलिए सामान वापस करके पैसा नहीं मिला, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। इस तरह से आपको इन ट्रांजेक्शन को समझना है। तो हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है परचेज रिटर्न फॉर कैश, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है परचेज रिटर्न हुआ है किसको, राम को। तो मतलब हम तो सामान वापस कराए, पाने वाले वहां पर कौन है, राम, ठीक है। और पाने वाले को आपको कहाँ लिखना होता है, यहाँ पर डेबिट में लिखना होता है। पाने वाले को कहाँ लिखना होता है, डेबिट में। कि आपको पैसा नहीं मिला तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये सामान आप किसको वापस करके आओ, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। पाने वाले को डेबिट में नरेशन हो जाएगा 3000, सॉरी नरेशन हो जाएगा परचेज रिटर्न टू राम, ठीक है। बच्चों मैं आपको यहाँ पूरा समझाऊँ ना, पूरा डिटेल में समझाऊँ, चलिए अभी थोड़ा सा इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन और कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इस पर खूब मजे से आपको डिटेल में एकदम चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, सेल रिटर्न फ्रॉम श्याम, मतलब कि जब हमने श्याम को सामान बेचा होगा कभी, अब श्याम जो है तो सामान हमें वापस करने आ रहा है उसमें से कुछ, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। जब हम किसी को सामान बेचे होते हैं और जब बिका हुआ सामान वापस आ रहा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेल रिटर्न। जैसे खरीदा हुआ सामान हम किसी को वापस करने जा रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। वैसे हम भी बिजनेस में कई लोगों को सामान बेचते हैं अपने कस्टमर्स को, और जब कस्टमर्स को नहीं समझ में आया तो वो सामान वापस करने आ रहे तो इसे क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। तो आपको कि सर ये तो मुझे तुरंत समझ में आ गया सर, सेल रिटर्न हमारा क्या है, नुकसान है। जैसे परचेज रिटर्न हो रहा था तो हमारे खर्चे बच रहे थे, वैसे जब सेल रिटर्न हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिका हुआ सामान जब वापस आएगा भाई तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो आपको कि सर ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर डेबिट में लिखा जाएगा, सेल रिटर्न नॉमिनल अकाउंट के अंडर डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक फिलहाल के लिए नुकसान जैसा है, ठीक है बच्चों। यानी सेल रिटर्न आपका कहाँ आएगा, सेल रिटर्न आपका कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर, ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SR, ठीक है, सेल रिटर्न कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। कितना दिया हुआ है, 1500, ठीक है। और जब बिका हुआ सामान वापस आएगा तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है फॉर कैश तो आप उठा के बदले में पैसा वापस कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सामान कौन वापस कर गया, देने वाला कौन है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, श्याम, ठीक है, श्याम को मैंने शॉर्ट में लिखा है S करके, ठीक है, श्याम, बात समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर इतने ट्रांजेक्शन मैंने आज आपको समझाए। बच्चों ध्यान रखिए, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रूल्स समझा रहा हूँ इन ट्रांजेक्शन के जरिए, क्वेश्चंस नहीं करा रहा अभी आपके चैप्टर के। जब मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा तो आपको एक एक ट्रांजेक्शन बहुत डिटेल में और समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको रूल समझ में आए, इस वजह से मैं आपको इतनी ट्रांजेक्शन अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत जल्द ही हम लोग अपने बुक के क्वेश्चंस पे भी आने वाले हैं, लेकिन जब तक मैं आपको रूल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए, रिपीट कर करके देखिए, आपको जर्नल में कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा किसी हाल में, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होने वाला है कुछ, ठीक है। चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अपने चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।